हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग मटेरियल्स को, चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील को। तो हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम को डिस्कस किया लास्ट क्लास में। हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम का। तो इससे पहले इसके क्लासेस में हमने डिस्कस किया ट्रिपल टी डायग्राम को। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीसीटी डायग्राम को। तो सीसीटी डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में कि कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम क्या है और ये कैसे प्लॉट होता है, क्या डिफरेंस है ट्रिपल टी डायग्राम एंड कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में। तो यह एक टिपिकल प्लॉट है कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम का। जनरली क्या होता है, जो भी आपका आइसोथर्मल हीट ट्रीटमेंट्स आर नॉट द मोस्ट प्रैक्टिकल। तो जो भी आप कूलिंग करते हैं तो आपका कूलिंग होगा और ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। जनरली क्या होता है, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो टाइम के साथ क्या होगा, टेम्परेचर भी डाउन होगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ट्रांसफॉर्मेशन हो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने कूलिंग किया है एलिवेटेड टेम्परेचर से, अगर आपने कूल कर रहे हैं उसको, तो आपको क्या करना होगा, उसके साथ क्या हो रहा है कि टाइम के साथ टेम्परेचर भी डाउन होगा। दोनों कांस्टेंट है, टाइम के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में हमने मेंशन किया है कि मोस्ट हीट ट्रीटमेंट्स फॉर स्टील इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस कूलिंग ऑफ स्पेसिमेन टू रूम टेम्परेचर। तो जब भी वो कूल करेगा तो टेम्परेचर डाउन होगा। तो आपका आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम जो कि वैलिड है ओनली फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, और प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि यह पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। और टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, वो कंटिन्यूअसली चेंज करेगा टाइम के साथ। तो एक प्लॉट चाहिए जो कि वो आपको रिफ्लेक्ट करे कि कैसे आपका टेम्परेचर डाउन हो रहा है टाइम के साथ। तो वह प्लॉट हमारे पास क्या है, वही प्लॉट है आपका कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ये डॉटेड लाइन हमने डिस्कस किया है कि ये डॉटेड लाइन हमारे पास था जो कि आपका टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम को था। बट यहाँ पे क्या है कि ये हम एक नेक्स्ट प्लॉट कर दी है जो कि हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम को, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। जिसमें हम यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, ऑस्टेनाइट से प्योर लाइट का कन्वर्जन हो रहा है। किसी एक पॉइंट पे ऑस्टेनाइट स्टार्ट होगा, दूसरे पॉइंट पे कंप्लीट होगा। तो वो जो कर्व है वो थोड़ा इस तरह से कर्व होगा, डॉटेड लाइन जैसा नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा हम डिस्कस करते हैं। तो यह एक्चुअल में है, ये प्रैक्टिकल है, और ये आपको कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल जैसा है। तो इस प्लॉट में हमने आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम को और कॉन्टिन्यूअस कूलिंग डायग्राम को दोनों को एक साथ प्लॉट किया है। और यह जो है वो यूटेक्टोइड आयरन कार्बन एलॉय के लिए है। तो जो आयरन कार्बन डायग्राम है उसमें जो यूटेक्टोइड पॉइंट है उस पर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस कूलिंग, ये आपका कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व है। तो कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व है तो इस तरह से आपका क्या एक्चुअल में जो देखेंगे वो इस तरह से होगा कि आपका टाइम के साथ क्या होगा, टेम्परेचर भी आपका क्या होगा, डाउन होगा। टाइम के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ कूलिंग होगा तो टेम्परेचर भी आपका क्या होगा, डाउन होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर आपका नहीं होगा। तो इसमें हम दो यहाँ पे हमने सुपर इम्पोज किया है सीसीटी कर्व को, कंटिन्यूअस कूलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम को, और दो हमने एक रैपिड कूलिंग किया है और दूसरा स्लो कूलिंग किया है। उस कर्व को यहाँ पे हमने सुपर इम्पोज किया है और देखते हैं कि कैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो यह आपका स्लो कूलिंग है और ये आपका फास्ट कूलिंग है। फास्ट कूलिंग है जो कि इसको हम नॉर्मलाइजिंग कहते हैं, और स्लो कूलिंग है मतलब फुल एनलिंग है आपका। वेरी फास्ट कूलिंग नहीं है, वेरी फास्ट कूलिंग होगा तो आपका मार्टेसाइट का फॉर्मेशन होगा और वो आपका अलग कंडीशन होगा। ये मॉडरेटली फास्ट है, आपका रैपिड कूलिंग है जो कि हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस से जानते हैं इसको, और इसके बारे में डिस्कस हम और आगे करेंगे। तो हमने क्या किया, यूटेक्टोइड पॉइंट से दो कंडीशन लिया है, एक में हमने स्लो कूलिंग किया है और दूसरा में हमने क्या किया है, फास्ट कूलिंग किया है। अगर हमने स्लो कूलिंग किया तो उस प्रोसेस को नाम बोलते हैं, ये फुल एनलिंग है, जिसको हम फुल एनलिंग जनरली क्या करते हैं, फर्नेस के अंदर करते हैं। ये हमारा फास्ट कूलिंग है, मॉडरेटली रैपिड कूलिंग है,
जिस प्रोसेस को हम नॉर्मलाइजिंग कहते हैं, और आगे हम डिस्कशन भी करेंगे इसको। तो अगर आपने स्लो कूलिंग किया है तो कोर्स पियर लाइट का फॉर्मेशन होगा। अगर आपने फास्ट मॉडरेटली फास्ट कूलिंग किया है तो आपका फाइन पियर लाइट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ऑस्टेनाइट से पियर लाइट का, वो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम के साथ देख सकते हैं टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में अगर कुछ टाइम चेंज हुआ है तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर भी चेंज हुआ है, टेम्परेचर भी वेरी किया है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअसली आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन में कंटिन्यूअसली कूलिंग हो रही है। कूलिंग जो हो रही है वो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है, आइसोथर्मल नहीं है। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअसली कूल हो रहा है मटेरियल, टाइम के साथ टेम्परेचर भी डाउन हो रहा है। तो यहाँ जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप इस टेम्परेचर रेंज में, इस टाइम टेम्परेचर और टाइम रेंज में बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसे कूलिंग हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से कूलिंग होगा। कोई और दूसरा कर्व होगा तो यहाँ पे कोई तीसरी तरह से कूलिंग होगा। तो यह प्लॉट है जिसमें हमने कंटिन्यूअस कूलिंग को रिप्रेजेंट किया है, और साथ ही साथ हमने दो तरह के कूलिंग, एक आपका रैपिड कूलिंग मतलब कि नॉर्मलाइजिंग को, और दूसरा हमने स्लो कूलिंग जैसे मतलब कि हमने फुल एनेलिंग को कंसीडर किया है। तो ये हमारा सुपर इम्पोज का फिगर है, और बाकी एम स्टार्ट और एम 90% ये जैसे आपका ट्रिपल टी डायग्राम में था, सीसीटी डायग्राम में भी आपका सेम होगा। एक प्लॉट है जिसमें कि हमने इस तरह का मॉडिफिकेशन किया है, उस प्लॉट को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, जिसमें कि आपका क्या होगा कि आपका स्टार्ट हो रहा होगा रिएक्शन और ख़त्म हो रहा होगा रिएक्शन, एंडिंग हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है रिएक्शन, और जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर को कंटिन्यूअसली डाउन कर रहे हैं। इस तरह के प्लॉट को हम बोलते हैं कि ये आपका कंटिन्यूअस कूलिंग डायग्राम है। तो लास्ट लाइन हमने लिखा है कि सम कंट्रोल मे बी मेंटेन्ड ओवर द रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज डिपेंडिंग ऑन द कूलिंग इन्वायरमेंट। तो आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं कि कूलिंग इन्वायरमेंट आपका कैसा है, आप कैसे कूलिंग कर रहे हैं, स्लो कूलिंग कर रहे हैं कि आप फास्ट कूलिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, कुछ और कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि इस लाइन के अकॉर्डिंग हमारा कूलिंग हो रहा है। तो कुछ और पॉइंट्स है हमारे पास। ये जो एम स्टार्ट्स है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट आफ्टर ए टाइम पीरियड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंटरसेक्शन ऑफ द कूलिंग कर्व विद द बिगिनिंग रिएक्शन कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीसीटी कर्व है कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और उसका जो रिएक्शन है जो आपका स्टार्ट है इसमें, इसके इंटरसेक्शन से स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे ऑस्टेनाइट का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे पियर लाइट का फॉर्मेशन कंप्लीट होगा। इधर आपका पूरा का पूरा ऑस्टेनाइट रहेगा, इधर पूरा का पूरा पियर लाइट आपका फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो ही और आपका स्ट्रक्चर देखा है कि एक आपका या तो पियर लाइट होगा, पियर लाइट में आपका कोर्स या फाइन हो सकता है, और इधर क्या है आपका ऑस्टेनाइट है। तो ऑस्टेनाइट का कन्वर्जन क्या हो रहा है, जो ऑस्टेनाइट है उसका कन्वर्जन हो रहा है पियर लाइट में। अगर आपने एनेलिंग किया है तो आपका, अगर फुल एनेलिंग किया है तो आपका कोर्स पियर लाइट बनेगा, और अगर आपने नॉर्मलाइजिंग किया है तो फाइन पियर लाइट का फॉर्मेशन होगा। बिनाइट जैसा यहाँ पे आपका सीसीटी कर्व में फॉर्म नहीं करेगा, और ये प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो सीसीटी कर्व प्रैक्टिकल है और ट्रिपल टी डायग्राम थोड़ा हाइपोथेटिकल है, थ्योरेटिकल है। तो फाइन और कोर्स पियर लाइट का फॉर्मेशन होगा, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे फाइन होगा और किस कंडीशन में आपका कोर्स पियर लाइट का फॉर्मेशन होगा। अगर आपने मॉडरेटली फास्ट किया, रैपिड कूलिंग किया है तो आपको फाइन पियर लाइट का फॉर्मेशन होगा, और अगर आपने स्लो कूलिंग किया है तो आपको कोर्स पियर लाइट का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। तो कुछ और पॉइंट्स बात करते हैं कि जो बेनाइट है, नॉर्मली बेनाइट विल नॉट फॉर्म व्हेन एन एलॉय ऑफ यूटेक्टोइड कंपोजिशन फॉर दैट मैटर एनी प्लेन कार्बन स्टील इज कंटिन्यूसली कूल टू रूम टेम्परेचर। तो जनरली क्या होता है, बेनाइट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जो ये नॉर्मली बात करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑल द ऑस्टेनाइट विल हैव ट्रांसफॉर्म टू पियर लाइट बाय द टाइम द बेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन हैज बिकम पॉसिबल। जब तक बेनाइट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता तब तक क्या होता है, सब सारे जो ऑस्टेनाइट है वो क्या होंगे, बेनाइट पियर लाइट में कन्वर्ट होंगे। तो बेनाइट में फॉर्म होने के लिए टाइम आपका नहीं बचेगा, इसलिए जो भी होगा आपका पियर लाइट का ही कन्वर्जन होगा, पियर लाइट का ही प्रोडक्शन होगा, बेनाइट फॉर्मेशन नहीं होगा। द रीजन रिप्रेजेंटिंग द ऑस्टेनाइट पियर लाइट ट्रांसफॉर्मेशन terminates just below the nose as indicated by the curve AB.
द रीजन रिप्रेजेंटिंग ऑस्टेनाइट पियरलाइट ट्रांसफॉर्मेशन, जो ऑस्टेनाइट पियरलाइट ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसके नीचे जस्ट टर्मिनेट हो जाएगा, लास्ट यहीं पे होगा, क्योंकि फर्दर बिनाइट तो फॉर्म हो नहीं रहा है, तो लास्ट जो होगा वो यहीं पे आपका होगा। जो फिगर है उसमें हमने फॉर द कूलिंग कर्व पासिंग थ्रू ए बी इन द फिगर, तो इस पॉइंट पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये हमने लिखा है। जो भी अनरिएक्टेड ऑस्टेनाइट है, जो ऑस्टेनाइट आपका ट्रांसपियरलाइट में आपका कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो टेम्परेचर जैसे ही डाउन होगा और फर्दर डाउन होगा, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ से नीचे आएगा वो क्या करेगा, आपका एम स्टार्ट में फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक आपका क्या होगा, एम का जो मार्टेनसाइट फेज है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे मार्टेनसाइट का स्टार्टिंग, मार्टेनसाइट का 50% और मार्टेनसाइट का 90% यह सेम है, चाहे वो कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व हो या आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम है, दोनों में ये आपका क्या है, सेम है, इसमें चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ बातें जो याद रखनी है कि अगर आपने स्लो कूलिंग किया है तो आपको एनलिंग प्रोसेस, उसको हम एनलिंग प्रोसेस कहते हैं और जनरली ये हम फर्नेस में करते हैं। और अगर आपने फास्ट कूलिंग किया है, मॉडरेटली फास्ट किया है, तो इसको हम एयर में करते हैं, तो या कोई मीडियम यूज कर लेते हैं, या हम क्या करते हैं, आपका लिक्विड साल्ट का यूज कर लेते हैं, मोल्टन साल्ट का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका फाइन पियरलाइट बनेगा और इससे आपका क्या होगा, कोर्स पियरलाइट का फॉर्मेशन आपका होगा। बाकी मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन होगा वो जैसे हो रहा है होगा, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम से हम डिस्कस करें, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में डिस्कस करें, या कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में डिस्कस करें। आगे कुछ और पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस करते हैं टेम्पर्ड मार्टेनसाइट के बारे में, कि क्या होता है यह टेम्पर्ड मार्टेनसाइट। अभी तक हमने डिस्कस किया कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम को, कि क्या होता है कंटिन्यूअस कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, और जिसमें हमने बात की बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया कि फुल एनलिंग क्या है और आपका नॉर्मलाइजिंग क्या है। इसके बारे में और भी डिस्कशन होगा अलग से जब हम कुछ और आगे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करते हैं मार्टेनसाइट के बारे में कि टेम्पर्ड मार्टेनसाइट क्या है। तो एज क्वेस्ट स्टेट में आपका क्या होता है, जो मार्टेनसाइट है वो वेरी हार्ड होता है और बहुत ही ब्रिटल होगा। हार्ड होगा तो ऑब्वियसली है कि आपका जब क्वेंचिंग करके आप मटेरियल को आप क्या कर रहे हैं, मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, मार्टेनसाइट आपका हार्ड होगा, साथ ही साथ आपका क्या होगा, ब्रिटल होगा, जिसका यूज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इंटरनल स्ट्रेसेस होंगे, रेजिडुअल स्ट्रेसेस होंगे। तो इंटरनल स्ट्रेसेस या रेजिडुअल स्ट्रेसेस को हम क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो उसको कैसे करेंगे हम उसको अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन क्या कारण है इंटरनल स्ट्रेसेस को, यह है क्योंकि आपने उसको सडनली कूल कर दिया, रैपिडली कूल कर दिया है, जो क्या करेगा कि इसमें क्या होगा, वीकनिंग इफेक्ट होगा। अगर आपका इंटरनल स्ट्रेसेस होगा तो मटेरियल का स्ट्रेंथ जो होगा वो घटेगा, तो ये वीकनिंग इफेक्ट इसमें होगा। ये मटेंस तो वीकनिंग इफेक्ट होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, जो डक्टिलिटी है एंड टफनेस है मार्टेनसाइट का, उसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और ये जो इंटरनल स्ट्रेसेस है उसको हम रिलीव कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और वो जो जैसे कर जिस फिनोमिना से, जिस प्रोसेस से कर सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम है टेम्परिंग। उसमें हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। तो टेम्परिंग में क्या करते हैं कि हम उसको हीटिंग करते हैं, और हीट करके मार्टेनसाइट स्टील को क्या करते हैं, हम जो यूटेक्टॉइड पॉइंट है उससे हम बिलो तक हीट करेंगे और उसको हम क्या करते हैं, टेम्पर मार्टेनसाइट में प्रोड्यूस कर लेंगे। टेम्परिंग जो होगा वो कैरीड आउट करते हैं हम जनरली 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 650 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसमें हम क्या करते हैं, जो इंटरनल स्ट्रेसेस है उसको हम क्या करते हैं, रिलीव करते हैं, और मटेरियल की डक्टिलिटी और टफनेस को हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। मार्टेनसाइट जो होता है वो क्या होता है, बीसीटी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल होगा, जो कि सिंगल फेज होगा, ये हमने डिस्कस किया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर हमने टेम्परिंग कर दिया है तो टेम्पर्ड मार्टेनसाइट जो बनेगा वो आपका सिंगल फेज स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपका अल्फा और फेराइट का फेजेस होंगे इसमें। तो हम मार्टेनसाइट को टेम्परिंग कर सकते हैं, और टेम्परिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रीहीट करते हैं, और रीहीटिंग का टेम्परेचर जो होगा अराउंड यूटेक्टॉइड पॉइंट होगा, और वो जनरली 250 से 650 के बीच में होगा। टेम्परिंग में हम क्या करते हैं, टेम्परिंग में मार्टेनसाइट प्रोड्यूस होगा, और टेम्परिंग में क्या करते हैं कि इंटरनल स्ट्रेसेस को रिलीव करते हैं,
और मटेरियल की डक्टिलिटी और टफनेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो टेम्पर मार्टेनसाइट जो आपका टेम्पर मार्टेनसाइट आपका बनेगा, वो कैसे बनेगा, जो बीसीटी स्ट्रक्चर का मार्टेनसाइट है वो आपका क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म होकर टेम्पर मार्टेनसाइट को बनाएगा। टेम्पर मार्टेनसाइट आपका क्या है, एक स्टेबल फेराइट और सीमेंटाइट का फेजेज है, और ये हमने अभी डिस्कस किया है। तो कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ टेम्पर मार्टेनसाइट कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल एंड यूनिफॉर्म, इसमें स्मॉल तो होगा, साथ ही साथ यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सीमेंटाइट पार्टिकल्स होंगे उसमें। जो आपका फेराइट का मैट्रिक्स है उसमें आपका सीमेंटाइट का फेजेस आपका क्या होगा, एम्बेडेड होगा, और वो भी यूनिफॉर्मली एम्बेडेड होगा, और आपका क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे सीमेंटाइट के। द टेम्परिंग ऑफ सम स्टील मे रिजल्ट इन ए रिडक्शन ऑफ टफनेस, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है कि सम टाइम आपका टेम्परिंग करने से टफनेस हो सकता है कि रिड्यूस हो जाए, और इस तरह के फिनोमिनन को हम बोलते हैं कि आपका टेम्पर इम्ब्रिटलमेंट हुआ है। ऐसा हो सकता है कि टेम्परिंग करने के बाद, जनरली क्या होती है, टेम्परिंग करने के बाद मटेरियल की डक्टिलिटी और टफनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हमने लास्ट स्लाइड्स पे डिस्कस किया। बट ऐसा हो सकता है कि टेम्परिंग करने के बाद आपका मटेरियल का टफनेस क्या हो जाए, इंक्रीज ना हो के रिड्यूस हो जाए। तो इस तरह के फिनोमिनन को, इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं टेम्पर इम्ब्रिटलमेंट बोलते हैं। दी फिनोमेना, यह टेम्पर इम्ब्रिटलमेंट का फिनोमेना है जो कि ओकर्स व्हेन द स्टील इज टेम्पर एट टेम्परेचर अबाउट 570 डिग्री सेंटीग्रेड फॉलोड बाय स्लो कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर आपने इसको 375 डिग्री सेंटीग्रेड से 575 डिग्री तक अगर आपने इसको रीहीट किया है और उसको स्लो कूलिंग करेंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट करके तब जाके कूलिंग करते हैं, तो उससे आपको क्या होगा, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट होगा। तो अभी हम कुछ समराइज करते हैं जो भी हमने हमारे पास माइक्रो स्ट्रक्चर बना है, डिफरेंट टाइप्स का माइक्रो स्ट्रक्चर बना है। तो ऑस्टेनाइट को अगर आप स्लो कूलिंग करेंगे तो पियरलाइट का फॉर्मेशन होगा, जो कि एक प्रो यूटेक्टोइड फेजेज उसमें होंगे। अगर आपने उसको मॉडरेट कूलिंग किया है और होल्ड करेंगे तो उसमें क्या होगा, बेनाइट का फॉर्मेशन होगा। रैपिड कूलिंग करेंगे तो आपका क्या होगा, रैपिड कूलिंग होगा, और इसमें डिफ्यूजन लेस होगा। ये डॉटेड एरो है, डॉटेड एरो रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये डिफ्यूजन लेस है आपका। तो डिफ्यूजन लेस अगर इसमें आपका क्या होगा, कूलिंग होगा, जिसमें आप रैपिडली क्विंच करेंगे और इससे क्या होगा, मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन होगा। और अगर आपने इसको रीहीट कर दिया है तो इससे आपको टेम्पर्ड मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन होगा। तो ये सब हमने पॉइंट्स अभी तक डिस्कस किया और उसको हमने समराइज भी कर दिया। यहाँ पे जो भी आपको स्ट्रक्चर बने हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर जो भी बने हैं उसके डिस्कशन और कुछ डिस्कशन करते हैं हम आगे। तो हमारे पास डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर बना है। तो ये हमने डिक्रीजिंग प्रॉपर्टीज़ में लिखा है कि सबसे अच्छा क्या है। तो जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट और डक्टाइल है वो आपका स्फेरोडाइट का फेज है। माइक्रो स्ट्रक्चर जो होगा वो आपका, हम समरी ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डिटेल में देख रहे हैं कि जो आपको माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे स्फेरोडाइट, ये आपका क्या है, इसमें क्या होगा, अल्फा फेराइट होगा और सीमेंटाइट होगा। इसमें क्या होगा, फेराइट क्या होगा, स्मॉल होगा, ये स्फीयर लाइक होंगे, और इसमें क्या इसमें क्या होगा, अल्फा फेराइट का आपका मैट्रिक्स होगा। अल्फा फेराइट के मैट्रिक्स में सीमेंटाइट, छोटे छोटे सीमेंटाइट आपका स्फीयर लाइक सीमेंटाइट्स होंगे। यह स्फेरोडाइट जो होगा वो आपका सॉफ्ट होगा और साथ ही साथ क्या होगा, डक्टाइल होगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं कोर्स पियरलाइट का। इसमें भी आपका अल्फा फेराइट होगा और सीमेंटाइट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, अल्टरनेटिव लेयर्स होंगे फेराइट का और सीमेंटाइट का। ये हार्ड होगा, किससे हार्ड होगा, आपका स्फेरोडाइट से हार्ड होगा। तो स्ट्रॉन्ग आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी होगा और हार्ड भी होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, डक्टाइल थोड़ा स्फेरोडाइट से आपका कम होगा, डक्टिलिटी कम जाएगी। जैसे जैसे नीचे हम जाएंगे डक्टिलिटी कमेगी, सॉफ्टनेस कमेगी, हार्डनेस बढ़ रही है। इस ऊपर से नीचे हम जाएंगे, हमारा हार्डनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हार्डनेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डक्टिलिटी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो अगर हम बात करेंगे फाइन पियरलाइट का, तो फाइन पियरलाइट में भी अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट का फेजेज होंगे इसमें, और यहाँ पे भी अल्टरनेटिंग लेयर्स होंगे, किसके, अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट के। तो रिलेटिवली आपका थिक होंगे, यहाँ पे रिलेटिवली आपका क्या होगा, थीन होगा।
अगर हम बात करेंगे फाइन पियरलाइट में तो ये आपका थिन होगा और कोर्स पियरलाइट में थोड़ा थिक होगा। इसकी यह हार्डर होगा और स्ट्रॉन्गर होगा किससे, आपका कोर्स पियरलाइट से। तो कोर्स पियरलाइट से हार्डर और स्ट्रॉन्गर होगा, बट इसकी डक्टिलिटी हो गई वो कोर्स पियरलाइट से कम होगा। बेनाइट की बात करेंगे तो बेनाइट में अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट भी होंगे, यह वेरी फाइन होंगे। ये तो आपका 3 लेयर्स था, ये और भी फाइन होंगे। इसमें इलोंगेटेड पार्टिकल्स होंगे सीमेंटाइट के, जो कि अल्फा मैट्रिक्स में फेराइट के मैट्रिक्स में इम्बेडेड होंगे। ये हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो होगा पियरलाइट से, आपका फाइन पियरलाइट से ज़्यादा होगा। हार्डनेस लेस देन मार्टेनसाइट होगा और डक्टिलिटी ग्रेटर देन मार्टेनसाइट होगा। मार्टेनसाइट से इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होगी। हम बात करेंगे नेक्स्ट टेम्पर्ड मार्टेनसाइट का, तो उसमें भी अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट का फेजेज होंगे। एक्सेप्ट मार्टेनसाइट, सब में आपका क्या अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट के फेजेज होंगे। इसमें वेरी स्मॉल सीमेंटाइट पार्टिकल्स होंगे जो कि स्फीयर लाइक होंगे और वो आपका इम्बेडेड होंगे अल्फा फेराइट के मैट्रिक्स में। यह स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन इसका हार्डनेस मार्टेनसाइट के हार्डनेस जैसा नहीं होगा। इसकी डक्टिलिटी मार्टेनसाइट की डक्टिलिटी से ज़्यादा होगी क्योंकि हमने इसका टेम्परिंग कर दिया है। मार्टेनसाइट क्या होगा, ये सिंगल फेज होंगे, बॉडी सेंट्रल आपका टेट्रागोनल बीसीटी स्ट्रक्चर होगा, सिंगल फेज होगा। नीडल शेप्ड ग्रेन्स होंगे, इसमें ओनली सिंगल फेज होंगे और ये वेरी हार्ड होगा और वेरी ब्रिटल होगा। हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा होगा और ब्रिटलनेस भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है उसको हमने समराइज कर दिया है। यहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर के व्यूज़ हैं। ये स्फेरिडोडाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर है जिसमें आपका स्फीयर्स स्फेरिकल शेप में आपका सीमेंटाइट है, बाकी फेराइट का मैट्रिक्स है इसमें। ये आपका बेनाइट का माइक्रो स्ट्रक्चर, यहाँ पे तीनों है, मार्टेनसाइट है, सीमेंटाइट है और फेराइट है। यहाँ ओनली मार्टेनसाइट है और ये आपका टेम्पर्ड मार्टेनसाइट है। तो यहाँ पे हमने कुछ माइक्रो स्ट्रक्चर का विजुअलाइज किया है, देखा है कि ये माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे हैं। ये अगर आप माइक्रोस्कोपिक इमेजेस देखेंगे और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से तो ये सब व्यूज़ आपको दिखेगा। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं कि किस तरह के स्ट्रक्चर होंगे। तो फेराइट में हम ये अभी बात कर रहे हैं, फेराइट, डेल्टा फेराइट, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट, ग्रेफाइट, पियरलाइट, मार्टेनसाइट और बेनाइट। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फेराइट जो होगा वो बीसीसीएस स्ट्रक्चर होगा, मतलब अल्फा आयरन जो होगा वो बीसीसीएस स्ट्रक्चर होगा। गामा आयरन जो डेल्टा आयरन जो होगा वो आपका बीसीसीएस स्ट्रक्चर है और ऑस्टेनाइट जो कि गामा आयरन है वो एफसीसीएस स्ट्रक्चर है। सीमेंटाइट आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर होंगे, ग्रेफाइट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होंगे। पियरलाइट का कोई यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने नहीं लिखा है। मार्टेनसाइट के स्ट्रक्चर की बात करें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो आपका क्या हो जाएगा, वो बीसीटी स्ट्रक्चर होगा जो कि बॉडी सेंट्रल टेट्रागोनल होंगे। फिर हमारे पास बेनाइट का भी कोई स्ट्रक्चर नहीं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे लिखा है कि जो फेराइट होंगे वो रिलेटिवली सॉफ्ट होंगे लो टेम्परेचर पे और ये इक्विलिब्रियम फेज होंगे। तो फिर हम बात करेंगे डेल्टा फेराइट का, तो ये ऑर्थोमॉर्फस होगा विथ अल्फा आयरन। फिर अगर हम बात करेंगे ऑस्टेनाइट का, तो ये रिलेटिवली सॉफ्ट मीडियम होगा, टेम्परेचर फेजेज होंगे आपका रिलेटिवली सॉफ्ट होगा, मीडियम टेम्परेचर फेजेज होंगे इसमें और ये स्टेबल होंगे। सीमेंटाइट की बात करेंगे तो ये हार्ड मेटा स्टेबल फेज होगा, इसमें यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम फेज होगा। अगर हम बात कर लेंगे पियरलाइट का, तो मेटा स्टेबल माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे। फिर बात करेंगे हम अगर मार्टेनसाइट का, तो ये हार्ड मेटा स्टेबल फेजेज इसके होंगे। बाकी यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स भी और मेंशन कर दिया है और बेनाइट के बारे में कुछ हमने पॉइंट्स लिखा है। तो ये कॉम्परेटिव है, इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल फेजेज है और माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसमें बीसीसी है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है और एफसीसी आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। बीसीटी जो लिखा है वो बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल की बात हो रही है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया डिफरेंट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को और हमने कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व को डिस्कस किया है। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग और बाकी टेम्परिंग प्रोसेस को कि क्या होते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।